हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम सेल चैप्टर के असर्शन रीजंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर आप ऑलरेडी आनंद सर के साथ एनसीईआरटी एम्पलीफायर में कंप्लीट कर चुके हो, जहाँ पे हमने एनसीईआरटी की हर एक लाइन के साथ उसका कंसेप्ट भी डिटेल में समझ लिया। और इसके बाद हम असर्शन रीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, असर्शन में दे रखा है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट एक टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च। बिल्कुल सही है। एलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट स्टोर करते हैं, वेरएज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट बच्चा कलरलेस प्लास्टिड्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, जिसके 3 टाइप अमाइलो, एलायो एंड एल्यूरो। स्टेटमेंट हमारी सही है। रीजन में देखिए, इन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिन्हें कलर्ड प्लास्टिड्स कहा जाता है, वहां पे फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन्स और xanthophyls एंड अदर्स आर प्रेजेंट। वहां पे कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें रेड, येलो, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। असर्शन में ल्यूकोप्लास्ट की बात की जा रही है, रीजन में क्रोमोप्लास्ट की। तो ये हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, सेकंड। असर्शन देखिए, द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास डायरेक्टली थ्रू द मेम्ब्रेन। अब जो पोलर मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली थ्रू मेम्ब्रेन पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस तरीके से अगर आप देखो, ये जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर में जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक टेल्स के थ्रू पास नहीं कर सकता। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, और कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट। और इस टाइप की ट्रांसपोर्ट को क्या बोला जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि एक प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है ना, लिए फैसिलिटेट करने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। रीजन में देखिए, जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो पास नहीं कर सकते थ्रू नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। तो ये भी बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन भी सही है। ऊपर देखिए, असर्शन में भी पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रखा, उसकी बात की जाती है, और रीजन में उसको एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज ऑफ नॉन पोलर टेल ऑफ लिपिड्स। तो असर्शन, रीजन दोनों ही सही है, और ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन है हमारे पास, सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनेल विच कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रोसोम। ये तो गलत स्टेटमेंट है ना, क्योंकि अगर देखा जाए, सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता बच्चा लोग। मेम्ब्रेन बाउंड, ये इसके बाहरी जो फ्लूइड है इसे काइनोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा करते हैं, यहाँ पे सेंट्रोसोम होना चाहिए था, दैट हैज 2 सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स। तो ये क्या है, हमारे असर्शन गलत है। रीजन में देखिए, दे आर सराउंडेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये भी गलत है। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की। सेंट्रोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन। दोनों ही गलत है, तो क्या होगा, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। आगे देखिए, असर्शन में हमारे पास गिवन है, द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात है। वैक्यूल्स जो कि सैप को, वाटर को, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करते हैं, वहां पे जो आयन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा पाई जाती है। तो असर्शन क्या हो गया, सही हो गया। रीजन में देखो, अब ये क्यों होता है, क्योंकि टोनोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल, ये साइटोप्लाज्म में लो कंसंट्रेशन है, और लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर भेजा जा रहा है बाय टोनोप्लास्ट। तो रीजन भी सही है।
और क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, तभी तो वैक्यूल में आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन साइटोप्लाज्म। दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन हम लगाएंगे 1। असर्शन देखिए, जो गोल्जी है आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, इस तरीके से कंसेंट्रिकली प्रेजेंट है, जहाँ पे डिस्टिंक्ट फेस है। एक फेस है जिसे कॉन्वेक्स कहा जाता है, कॉन्वेक्स या सिस फेस कहा जाता है, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और दूसरा फेस है ट्रांस फेस, इसी को कॉन्केव फेस कहा जाता है या मैच्योरिंग फेस। तो कॉन्वेक्स, सिस और फॉर्मिंग फेस, एंड कॉन्केव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। तो बिल्कुल सही बात है, सिस्टर ने के फेस एकदम सही से डिफाइन कर दिए। रीजन में देखिए, जो गोल्जी एपरेटस है वो परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। जो ईआर से मटेरियल आए उन्हें पैकेज करना, मतलब मॉडिफाई करना, टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, या अगर सेल को ही वो चाहिए प्रोटीन तो वहां पे भेजे जाते हैं, या भेजे जाते हैं आउटसाइड द सेल। रीजन भी सही है। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो। असर्शन में बात की जा रही है स्ट्रक्चर की, सिस है, ट्रांस है, जबकि रीजन में उसके फंक्शन की बात की जा रही है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन है the inner nuclear membrane remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome। गलत स्टेटमेंट है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस के अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जहां पे राइबोसोम्स होते हैं और जो आर के साथ कंटिन्यूअस है, तो ये असर्शन गलत हो गया। रीजन में देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये तो गलत है बच्चा, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि एक्टिवली सिंथेसाइज करता है आरएनए। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तभी तो लिखा जाता है कि उसका कंटेंट कंटिन्यूअस है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। तो असर्शन रीजन दोनों गलत है, ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? 4। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन में पूछा जा रहा है कि मेनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है उन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। इसमें ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल हम पढ़ते हैं, चारों के चारों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। रीजन में दे रखा है राइबोसोम आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो ट्रू। राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री, वहां पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। दोनों ही सही स्टेटमेंट है, ऊपर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात की गई, नीचे प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। तो ये हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बहुत सिंपल था, ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड। असर्शन देखिए, इन सम प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, देयर आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स व्हिच कंटेन्स पिगमेंट्स। इट इज ट्रू, क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो हमारी साइनोबैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से इन्वेजिनेशन या एक्सटेंशन करते हैं, यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है और क्रोमैटोफोर्स हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही है। रीजन में लिखिए, साइनोबैक्टीरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ टू इवॉल्व ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में तो हमारे H2S को इलेक्ट्रॉन डोनर लिया गया था और सल्फर रिलीज हो रही थी। ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ पे रिलीज होने लगी थी? साइनोबैक्टीरिया में, क्योंकि वहां पे H2O को इलेक्ट्रॉन डोनर लेते हैं और H2 ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन बनाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म ये साइनोबैक्टीरिया। दोनों ही सही स्टेटमेंट, दोनों ही साइनोबैक्टीरिया के लिए, लेकिन एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, एक उसमें फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, विच इज नॉट रिलेटेड। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन देख लीजिए, जो बैक्टीरिया विच टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट इज ट्रू, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट जो कि क्रिश्चियन ग्राम सर ने किया था, वहाँ पे वो बैक्टीरिया जिसने ग्राम स्टेनिंग ली थी और बाद में जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर शो कर रहे थे, उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा गया। बिल्कुल सही बात है, रीजन में लिख रखा है ईओसिन रेड डाई इज यूज्ड एज ग्राम स्टेन।
दिस इज फॉल्स बच्चा। ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वॉयलेट को प्राइमरी स्टेन लिया गया था, क्रिस्टल वॉयलेट, और वहां पे आयोडीन यूज किया गया था एज अ मॉडर्न डाई। ठीक है, तो क्रिस्टल वॉयलेट क्या है, ग्राम स्टेन, नो कि यूसिन रेड डाई। तो रीजन तो गलत हो गया, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, assertion है the arrangement of axonal microtubule in cilia and flagella is referred to as 9+2 array। बिल्कुल सही बात है, सीलिया फ्लैजिला में सेंटर में 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है और बाहर 9 पेरिफेरल डपलेट्स प्रेजेंट है, तो इसे 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। रीजन में दे रखा है कि एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 pairs of doublets of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule जो कि सिंगलेट है। दोनों सही है। और रीजन में देखो, जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया 9+2, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, तो ये क्या हो गई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन क्या लगाओगे, 1। असर्शन है RER विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है ऐसी सेल्स में जो एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि RER पे रफ बनाने के लिए वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो जितना ज्यादा प्रोटीन फैक्ट्री उतना ज्यादा RER, ये तो बिल्कुल सही है। एनिमल सेल्स में जो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स है वो RER बनाते नहीं। लिपिड बनाना किसका काम है, SCR का। RER तो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो असर्शन सही था पर रीजन था गलत। ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे 3rd। असर्शन देखिए, द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड एंक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। बिल्कुल सही बात है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेन है, वहां पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड का जो बीच की कैविटी है उसे थाइलेकॉइड ल्यूमेन कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेट। रीजन देखिए, ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट ऑन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये भी सही है कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ऑक्सीजोम मतलब F0 F1 पार्टिकल्स ATP सिंथेस प्रेजेंट होते हैं, जो लाइट रिएक्शन में आप पढ़कर आए हो ATP बनाते हैं। दोनों ही सही स्टेटमेंट है, लेकिन आपस में रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ल्यूमेन की बात की गई, यहाँ पे वहाँ पे ऑक्सीजोम प्रेजेंट है उसकी बात की गई। ऑक्सीजोम होना ह्यूमन को नहीं बताता, एक मेम्ब्रेन बाउंड है वो ल्यूमेन को बता रहा है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन हम लगाएंगे 2nd। आगे देखिए, असर्शंस हमसे पूछा जा रहा है कि इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल से कहते हैं मीसोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग बैक्टीरिया में 2 हमने पढ़ी, एक मीसोसोम दूसरी क्रोमैटोफोर। मीसोसोम तो रेप्लिकेशन सिक्रेशन रेस्पिरेशन में काम आती है, क्रोमैटोफोर काम आती है फोटोसिंथेसिस। तो हमारा असर्शन क्या है बच्चा लोग, सही है। मीसोसोम देखिए, contain respiratory enzymes, ribosomes attached to them and help in respiration, protein synthesis and secretion। अब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वहाँ पे मीसोसोम इन फोल्डिंग को कह दिया गया और नीचे फंक्शन, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्ट्रक्चर और फंक्शन है, ठीक है, दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए, असर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। मतलब वो ER जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो सरफेस रफ हो जाएगा, उसे क्या बोला गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रीजन देखते हैं, रीजन है ER divides intracellular space of the cell into luminal and extraluminal compartment, which is also true। ER सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जो स्पेस बाहर उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो उसके अंदर की कैविटी उसे ल्यूमिनल। दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। वहां पे RER के बारे में बात की गई कि क्यों रफ कह रहे हैं, नीचे ER एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या ल्यूमिनल, दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ऑप्शन आएगा 2nd। आगे देखिए, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई से यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, और जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं है
से प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोट, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट, सही बात है। असर्शन में कहा गया न्यूक्लियस इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, इट इज रॉन्ग। जो न्यूक्लियस है वो तो हमारे जेनेटिक मटेरियल है वहां पे, लेकिन जो एरेना, वो एरिया जहाँ पे सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही है, उस एरिया को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड असर्शन सही था, रीजन फॉल्स था, एनसीईआरटी की लाइन। आगे देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन है फॉर्म्स इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स व्हिच इंक्रीजेस सरफेस एरिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन क्रिस्टे नहीं बनाती, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड करती है और क्रिस्टे बनाती है। तो ये आउटर लिख दिया तो गलत हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आना चाहिए था। रीजन में देखो, जो मैट्रिक्स है वहां पे सिंगल लीनियर नहीं, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम होते हैं 70s के। तो असर्शन रीजन दोनों गलत दे रखे हैं। ऑप्शन क्या लगाओगे आप? ऑप्शन लगाओगे 4। अगला देखिए, जो न्यूक्लियस है इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ सेल, बिल्कुल सही बात है। द रीजन बीइंग कि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन, और जितने भी आप सबस्ट्रेट एंजाइम पढ़ते हो एक्चुअल में क्या है, वो प्रोटीन ही तो है। और वो सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डीएनए। तो डीएनए है न्यूक्लियस में, इसलिए उसे क्या बोला गया? कंट्रोलिंग सेंटर। रीजन में देखिए, जो पोर है वो न्यूक्लियर एनवेलप में ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं जहां से एंट्री और एग्जिट होती है आरएनए और प्रोटीन्स की इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर एनवेलप में रेगुलेट करते फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस, दोनों सही है। लेकिन वो कंट्रोलिंग सेंटर की बात की गई क्योंकि डीएनए है, जबकि नीचे पोर्स की बात की जा रही है। दोनों ये क्या है? नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फोर्स उसके कंट्रोलिंग सेंटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। आगे देख लीजिए, असर्शन है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड लाइसोसोम आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेज। एसिड हाइड्रोलेज क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर एक्टिव इन एसिडिक पीएच, वो एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं। देन देखिए, दे रिक्वायर एसिडिक पीएच टू फंक्शन ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट which is also true। असर्शन भी सही था, एसिड हाइड्रोलेज कहा जा रहा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच, ऑप्टिमम पीएच में काम करता है, और ये जो एंजाइम है ये एसिडिक पीएच में काम करते हैं, एसिडिक पीएच में हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? एसिड हाइड्रोलेज। सही है, और रीजन ने एक्सप्लेन भी कर दिया। असर्शन देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में वहां पे जीनोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, इट इज ट्रू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी, वहां पे दे हैव देयर ओन डीएनए नहीं, डीएनए 3 ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ईआर और गोल्गी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ पे डीएनए नहीं होता। ऑप्शन आप लगा दोगे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन कह रहा है जो बैक्टीरियल फ्लैजेलम है इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। वहां पे 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। रीजन में देखिए, हुक इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, नहीं, स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, ये है बेसल बॉडी जो मेम्ब्रेन में सेल वॉल में क्या होती है? गड़ी हुई थी, एम्बेडेड होती है। यहाँ से कर्व्ड पार्ट आता है, उसे कहते हैं हुक। हुक से कहते हैं बेसल बॉडी, और हुक से कनेक्टेड होते हैं लॉन्ग पार्ट विच इज फिलामेंट। ठीक है, तो हमारा रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर क्या सही है? थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए, असर्शन में देयर इज सिंगल लेयर्ड पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ये गलत है। मैं मानती हूँ एनसीईआरटी से बाहर का है, ध्यान से समझो। ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन रख पाया, क्योंकि वो किससे? वो वॉयलेट स्टेन इस पेप्टिडोग्लाइकन से ही जुड़ी थी। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें, वहाँ पे बहुत ही थिन पेप्टिडोग्लाइकन है, इसीलिए जब उस पर अल्कोहल डाला गया तो वॉश हो गई, और बाद में सेफ्रेनिन डाला गया तो उसने पिंक या रेड कलर दिखाया।
तो यही सेल वॉल उसका मेन रीजन है कलर रिटेन या उसे लूज करने का, ठीक है। तो थिन नहीं होती, सिंगल होती, एक थिक मैनी लेयर्स होती है, तो असर्शन गलत है। पिल्लाई और फिमरे दोनों ही सरफेस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन लोकोमोशन में कोई पार्ट नहीं लेते। लोकोमोशन में पार्ट कौन लेता है? फ्लैजिला। तो बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला है जो लोकोमोशन में पार्ट ले, ठीक है। तो असर्शन रीजन बोथ आर रॉन्ग। आप ऑप्शन क्या लगाओगे? फोर्थ लगाओगे। आगे देखो, सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन में एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल। सेल टू सेल मतलब जो सेल टू सेल इंटरेक्शन हो रही है उसमें कौन हेल्प करती है? सेल वॉल हेल्प करती है, ठीक है। और जो बड़े बड़े मैक्रोमोलेक्यूल्स है उनकी भी एंट्री को रोकती है या पैथोजेंस के एंट्री को रोकती है। तो सेल मेम्ब्रेन का नहीं, सेल वॉल का फंक्शन है। अब ध्यान दो, प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पे? सेल वॉल का पार्ट है, तो ये तो गलत है। रीजन में देखिए, इट इज डेड बाउंड्री। आप सेल मेम्ब्रेन को डेड कैसे कह सकते हो? वो तो लिपिड बाइलेयर है, वो तो ग्रो कर सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिविंग होती है। सेल वॉल है जिसे डेड बाउंड्री कहते हो, ठीक है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग कंपोनेंट। असर्शन रीजन दोनों ही गलत हो गए। ऑप्शन आप मार्क करोगे फोर्थ। असर्शन देखिए, वैक्यूल इज कॉल्ड स्टोरेज सैक। क्यों कहा गया स्टोरेज सैक? क्योंकि वहां पे सैप या वाटर या आयंस या जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो कि यूजफुल नहीं है सेल के लिए, उनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो लिख दिया, देखो रीजन में, इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन में बता दिया गया कि स्टोर करते, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 1। ल्यूकोप्लास्ट, जिन्हें हमने कहा था कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरीड शेप एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही बात है। कलरलेस प्लास्टिड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। रीजन में देखिए, ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स। अब ग्रीन पार्ट्स में तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, वो कलर कौन दे रहा है? क्लोरोप्लास्ट दे रहा है। तो रीजन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन 3। assertion is correct but reason is false। अगला क्वेश्चन देखो, assertion दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव सिम्बायोटिक ओरिजिन। सिम्बायोटिक ओरिजिन को मतलब समझो कि एक ऐसी थियोरी दी गई कि कोई एक ऐसी सेल थी, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, जिसने एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर दिया, और ऐसी सेल ने एक एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाने वाले बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, और ये फोटोसिंथेटिक। और विद टाइम ये दोनों ही बैक्टीरिया सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहे, और मशीनरी ने इसको कंट्रोल कर लिया कि आज के टाइम पे ये एक ऑर्गेनल की तरह प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो आज के टाइम पे क्लोरोप्लास्ट की तरह है, और एरोबिक बैक्टीरिया वो आज के टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्रेजेंट है। इसे बोला गया एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। अब इसको सपोर्ट क्यों मिला? क्योंकि एविडेंसेस देखो, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सेम ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए। वहाँ पे भी आरएनए 70 राइबोसोम पाए जाते थे। इन ऑर्गेनल्स में भी राइबोसोम पाए जाते हैं 70। तो यहाँ पे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव सर्कुलर नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। और जैसे बैक्टीरिया बाइंडर फिशन से डिवाइड करता था, ऑर्गेनली भी बाइंडर फिशन से डिवाइड करती है। तो एविडेंसेस दे दिए गए, ऊपर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा गया, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, और नीचे उसके एविडेंसेस। तो दोनों ही सही भी हैं, और रीजन ने एक्सप्लेन भी कर दिया एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1। अगला देखो, असर्शन है क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए। अब क्रोमैटिन, वहां पे डीएनए प्रेजेंट है, बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन एज वेल एज नॉन हिस्टोन एंड आल्सो आरएनए। बच्चों को लगता है कि हिस्टोन और डीएनए ही है, नहीं, क्रोमैटिन डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना है। रीजन देखिए, एक सिंगल ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग
2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग 46 क्रोमोसोम्स। ये 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दे दिया। इसको हम जल्दी भी पढ़ते तो ये गलत कर देते, पर ध्यान दो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लिखना चाहिए था। टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46। असर्शन तो सही है, रीजन क्या है? फॉल्स। ऑप्शन आप क्या लगाओगे? ऑप्शन लगाओगे थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। स्पिंडल फाइबर्स गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बिल्कुल सही बात है, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। और सेंट्रियोल जिनका स्ट्रक्चर 9+0 है, वैसा ही तो सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट है। तो सही स्टेटमेंट है हमारी, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। गलत स्टेट, क्योंकि मेजॉरिटी मतलब ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स नहीं होते। ठीक है, होते हैं सिर्फ लोअर प्लांट सेल्स में जैसे एल्गी में, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल या जनरली लिखा है, तो ये गलत स्टेटमेंट हम मानेंगे। असर्शन सही है और रीजन क्या है? फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए। स्लाइडर प्रपोज हाइपोथेसिस दैट बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेल थियरी से पूछा गया है। यहाँ पे स्लाइडर और स्वान का कंट्रीब्यूशन है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। मुझे आंसर बता देना, असर्शन रीजन इसका क्या होगा, आंसर मुझे मार्क करा देना। ठीक है, और आज के लिए बच्चा लोग इतना है। और यहाँ पे हमने सेल चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सर ने एनसीईआरटी एम्पलीफायर करा दिया, उसके बाद हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लिए और असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो इन वीडियोस पे बहुत प्यार दिखाओ, कमेंट्स करो। अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो तो हमें बताइए कि आपको इनकी ज़रूरत है और आगे हम और चैप्टर्स लेकर आए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।